हेलो बच्चों, मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। होप करता हूं आप लोगों ने लास्ट दो वीडियो जो हमने बनाई है वो जरूर देखी होंगी और उसको समझा होगा। तो उसी को फिर आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। एक तो है कूलम्स लॉ और दूसरा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कूलम्स लॉ को करने से पहले हमें एक बार 11th क्लास में आपने एक लॉ पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या था कि दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट का कुछ मास प्लेस्ड है, ठीक है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस r। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और जो दूसरा फोर्स अप्लाई होगा, मतलब वही फोर्स जो अप्लाई होगा, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली स्क्वायर के। यही चीजें हमें यहां भी यूज करनी है कूलम्स लॉ में भी। बस चेंज डिफरेंस इतना सा होगा कि जो कूलम्स लॉ होगा, कूलम्स लॉ में जहां पे हमने मास रखा था ग्रेविटेशन में, यहां पे हमें चार्ज प्लेस्ड करना है बस। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो पॉइंट मास है, एक ए पर है एक बी पर है, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आर है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और इनके डिस्टेंस जो होगा वो मतलब ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। क्लियर? यही चीज हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, बस वहां पे मास की जगह पे यहाँ पे मास की वजह से क्या था, चार्ज है यहाँ पर, और वहां पर इसी चार्ज के प्लेस पे कौन था, मास था। तो ये जो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसी को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कभी कभी 1 मार्क्स के लिए पूछ लेता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो वो दे देगा भाई F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², F इज प्रोपोर्शनल टू r², F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, F इज प्रोपोर्शनल टू r। अब कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना कि इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर? तो यही स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो फोर्स समझ में आ गया, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उसके बीच में डिस्टेंस की स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? दूसरा क्या होता है, ये जो फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम होगा ना, उस पर भी डिपेंड करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। ऐसा समझ लो कि जैसे ये है ना, मान लेते हैं दो पर्सन है, उनके बीच में आपस में कोई फोर्स लग रहा था, तीसरा और पर्सन उनके बीच में आ गया। क्या वो पर्सन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पे कुछ इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल डालेगा। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जब मीडियम हम यहाँ पे यूज करेंगे तो उस मीडियम का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर? मान लेते हैं कि वो मीडियम था सॉलिड पहले, अगर सॉलिड मीडियम से कंसीडर करते हैं तो वो इन पे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। लिक्विड है तो वो कम इंपैक्ट डालेगा कंपैरिजन टू सॉलिड। क्यों? उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम है कंपैरिजन टू सॉलिड। और अगर गैस है वो सबसे कम डालेगा, और अगर वैक्यूम है तो उस केस में ये फोर्स मैक्सिमम होगा। समझ में आ गई बात? तो एक चीज समझ में आई कि अगर दोनों चार्ज के बीच के जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं, अगर वो डिक्रीज होते गए तो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हो गई फर्स्ट चीज। सेकंड चीज कि भाई हो सकता है दोनों दोनों जो चार्ज है वो अनइक्वल हो, पॉसिबल है, और दोनों अनइक्वल हो और अपोजिट चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो वैल्यू से तो खैर अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो होगा क्या, ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही हो सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं तो दोनों ये जो फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा वो रिपल्सिव होगा। अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को ध्यान रखना,
F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बना, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और प्रोपोर्शन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, अब वो कांस्टेंट है यहाँ पर K। ठीक है, वैसे कैपिटल K होगा तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब ये जो K है वो क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर। तो खुद देखो, मैंने अभी कहा कि दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है उस पे फोर्स डिपेंड करेगा। तो दिख गया यहाँ पे K की वैल्यू प्रोपोर्शनल है। हिसाब से अगर देखा जाएगा, मैंने कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए Q1 Q2 और R को कांस्टेंट मान लूं, उस केस में F और K दोनों इक्वल हो जाएंगे। मीनिंग अगर F बढ़ता है तो K भी बढ़ेगा और K बढ़ता है तो F भी बढ़ेगा, ये होगा। लेकिन मैंने तो अभी बोला था कि अगर बीच में मीडियम आता है जिसके पार्टिकल ज्यादा हैं तो फोर्स डिक्रीज कर देगा। ऐसे कैसे हुआ फिर? अब इसके लिए जरा नीचे आते हैं। तो वेयर के बाद जो थर्ड लाइन है 1/4 पाई, दिख गया ना? ठीक है, 1/4 पाई। उसके बाद देख रहे होगे E और नॉट लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? हो सकता है कहीं कहीं एप्सिलॉन भी लिखा हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो उसने पर्टिकुलर कोई मीडियम मान रखा है। और जब हमने एप्सिलॉन नॉट लगा दिया तो हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलो, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है, इसका नाम होता है परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का जो नेम होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो और ये डिपेंड करता है मीडियम पर। वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्री स्पेस नहीं है जो ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है, वो एप्सिलॉन का नेम है और उसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ध्यान रखना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब देख रहे हो कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। तो अभी बात बताओ, अगर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल की क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो फोर्स तो डिक्रीज हो जाएगा ना। यही एप्सिलॉन नॉट। और यही कह रहा था मैं कि ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। और अगर मीडियम चेंज होंगे तो फोर्स चेंज होगा, लेकिन अगर सॉलिड है तो उस केस में फोर्स मिनिमम होगा, और अगर वैक्यूम है तो उस केस में फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, एक एग्जाम में और क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राफ प्लॉट करो फोर्स और आर के बीच में। ठीक, तो ये देख ही रहे हो, अगर ग्राफ से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, सॉरी वैल्यू से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, अगर हम आर की वैल्यू इंक्रीज करते हुए चले तो फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक है, और आर को अगर हम इन्फिनिटी कर दें उस केस में फोर्स जीरो हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना, 1/∞ 0। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ये मानोगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हम लेके गए तो उन दोनों चार्ज की में अट्रैक्शन तो हुआ ही नहीं ना, इस केस में इस वजह से जीरो बन रहा है। लेकिन हमें इतना दूर नहीं जाना है, हमें ये मानना है कि धीरे धीरे वैल्यूज तो कम होती जाएगी इफ वी इंक्रीज आर। ठीक है, लेकिन वो इतनी कम नहीं हो जाती है कि जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि भाई हम ही हैं। ठीक, अभी हम घर स्कूल में पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स हमारे, उनका हम पे एक फोर्स तो लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा दूर जाते हैं। मान लेते हैं हमारा 12th हो गया, कॉलेज पढ़ने के लिए कहीं दूसरे स्टेट में चले गए या दूसरे कंट्री में चले गए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि उनका पूरे के पूरे कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। कंट्रोल कम तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, नो डाउट। लेकिन इतना नहीं होगा ना कि जीरो हो जाए, वो कुछ और कह रहे हैं हम कुछ और कर रहे हैं, इतना भी नहीं होता। अब वो यार एक दो एक्सेप्शन के छोड़ देना। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी है, तो धीरे धीरे वैल्यूज डिक्रीज तो होंगी बट फाइनली वो जीरो नहीं होती है। यही है हमारा कूलम्स लॉ। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लेता है कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब देख रहे होगे आप कि अच्छा पहले वेक्टर समझ लेते हैं क्या है। वेक्टर क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि एक बॉक्स है, मैंने उसको 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, तो मैंने सिर्फ आंसर बोला है, डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक है, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, कहाँ हुआ नहीं मालूम, तो यहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन नहीं मिली, तो ये वेक्टर में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो बॉक्स 10 सेंटीमीटर लेफ्ट शिफ्ट हुआ, अब क्या हुआ, हमें डायरेक्शन भी पता है लेफ्ट और हमें मैग्नीट्यूड भी पता है 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक। अब आगे देखो आप कि डायग्राम में दिख रहा होगा कि Q1 और Q2 दो चार्ज हो गए, बीच की डिस्टेंस r वेक्टर हो गई। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा या फिर Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, ये चीज तो होंगी, और यही दोनों फोर्स हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, जो पहले सॉल्यूशन करने से पहले जरा अपना लॉजिक लगाते हैं। Q1 और Q2 चार्ज सेम है, बीच की डिस्टेंस भी वही है। ठीक है, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, तो फोर्स का फॉर्मूला याद करो क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था। K तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होना है। Q1 Q2 पे लगा रहा है, तो भाई Q1 Q2 भी वही फोर्स रहेंगे और डिस्टेंस R है वही रहेगा। ठीक है, एक फोर्स मिल गया। अब Q2 ने Q1 पे लगाया, Q2 ने Q1 पे लगाया, अब क्या हुआ, तो K तो वही रहेगा, चार्ज जो Q1 Q2 था Q2 Q1 लिख दूं मैं, और डिस्टेंस भाई R है। क्या फोर्स में कोई चेंज हुआ? तो मतलब फोर्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट हाँ एक चीज चेंज होगी और वो है डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कूलम्स लॉ में बस एक ही काम करना है, हमें ये प्रूव कर देना है कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, मान लेते हैं पहले Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, तो उसको हमने क्या मान लिया, F12 वेक्टर है, तो वेक्टर भी लगा दिया। फॉर्मूला क्या बनता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वेक्टर का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर को मॉड में डाल दो, तो मैग्नीट्यूड हो गया ऊपर R स्क्वायर। ठीक है, अब Q1 से जब Q2 पे गए तो हुआ, तो फाइनल पॉइंट हमारा कौन सा हुआ, Q2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो Q2 माइनस Q1, उसको हम R21 दिखा देते हैं। समझ में आई बात, इस वजह से हम R21 दिखा रहे हैं। समझ में आई बात है भाई, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, तो फाइनल पॉइंट हमारे लिए कौन हुआ, Q2। तो अब जो डिस्टेंस मेजर होगी वो Q2 से ही होगी ना, इस वजह से R कैप जो है उसके साथ 21 है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट इज 2, इनिशियल पॉइंट इज 1। समझ में आ गई बात। चलो, अब जो कैप लगा है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर R21 कैप, R21 कैप इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, R21 वेक्टर अपॉन R वेक्टर, या R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो R21 है वो एक्चुअल में है क्या, Q1 Q2 बीच की डिस्टेंस ही तो है, और वही डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, तो सिंपल R21 वेक्टर और मैग्नीट्यूड लगाने के बेटर है कि हम उसको सिंपल R वेक्टर लिख दें, तो वो लिख दिया। अब देख रहे हो डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर है, और एक R वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग से, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये Q। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो F21 वेक्टर जो है इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका Q हो गया। अब क्या किया, ऊपर वाले में देखो लास्ट से थर्ड लाइन, तो वहां पे R वेक्टर 21 था, R वेक्टर 21 था, लेकिन नेक्स्ट वाले में 1 2 कर दिया। क्लियर है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी वेक्टर में हम डायरेक्शन चेंज करते हैं,
वेक्टर में डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं होता, बट हाँ डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो भाई मैं मैथमेटिकल में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन के साथ। तो सेकंड लास्ट लाइन में नेगेटिव साइन छूट गया है तो उसको आप लोग लगा लोगे। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, अब ये देखो भाई 1 ने 2 पे तो लगा दिया, अब 2 भी तो 1 पे लगाएगा। जब 2 ने 1 पे लगाया तो फाइनल पॉइंट हमारा 1 हुआ और इनिशियल पॉइंट कौन हुआ, सेकंड हुआ, तो वहां पे 1 2 ही तो आएगा। ठीक है, चलो तो अब खुद सोचो कि जब 1 2 था, जब फोर्स 1 2 था तो आर कौन था, 2 1 था, और जब 2 1 2 होगा तो 2 1 हो जाएगा, अपोजिट टू 1 है, और नेगेटिव साइन तो वही रहेगा। तो ये हमें मिल गया यहाँ से F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो यहाँ से इस चीज से आप देख सकते हो कि फोर्स तो इक्वल है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, यही है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि शो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसको देखोगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।